हेलो बच्चों, देखिए चर्चा जो हो रही थी 10th चैप्टर का व्यतिकरण। तरंगों के व्यतिकरण की परिभाषा हमने आपको बताई थी कि जब एक ही आवृत्ति और लगभग समान आयाम या समान आयाम की दो तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं, एक ही दिशा में संचरित होती है, तो माध्यम में उनके अध्यारोपण के पश्चात आपस में मिल जाते हैं। अध्यारोपण के पश्चात माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम और कुछ बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है। तरंगों की इस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को क्या बोलते हैं? समकोषी व्यतिकरण। और जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। अब हमारा प्रश्न है कि कब विनाशी व्यतिकरण होगा, कब समकोषी व्यतिकरण होगा, उसके लिए एक शर्त है। तो जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो पहली बार तरंगों के व्यतिकरण की परिभाषा लिखूंगा और इसके बाद मैं अगली हेडिंग डालता हूँ, आता है कि समकोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की शर्त कि एक नंबर ये पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन कभी कभी आता है, और डेरिवेशन बहुत कम आता है तो पूछा जाता है। विनाशी व्यतिकरण की शर्त यह आपको हमको बताना है, कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए दो तरंग स्रोत हैं, दो तरंग स्रोत S1 और S2, जिनसे एक ही कोणीय आवृत्ति ओमेगा जानते होंगे 2πm होता है, तो चाहे कोणीय आवृत्ति पर आप कहें आवृत्ति कहें, एक ही कोणीय आवृत्ति की दो तरंगें जिनके आयाम समान A1 व समान A2 एक ही दिशा में संचरित हो रहे हैं, एक ही दिशा में क्या हो रही है? संचरित हो रहे हैं। मान लीजिए कि माध्यम के बिंदु P पर, माध्यम का कोई बिंदु P है, वहां पर वो अध्यारोपित होती है, इसी बिंदु P पर अध्यारोपित होती है, इसी बिंदु P पर मिलती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि S1 से जो तरंगें चल रही है कितनी दूरी चल रही है? S1P और S2 से जो दूरी चलेगी वो कितनी दूरी तय करेंगे? S2 की दूरी। आप देखेंगे दोनों के पथों में अंतर है, अर्थात इनके बीच पथांतर है, और जब पथांतर होगा तो बिंदु P पर मिलने वाली तरंगों के बीच कलांतर होगा। मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय कर रही है x, और यहाँ पर कितनी दूरी तय कर रही है x प्लस डेल्टा। तब बिंदु P पर मिलने वाली तरंगों की समीकरण क्या हो जाएगी? पहली तरंग के लिए तो क्या हो जाएगा? तब तरंग के विस्थापन समीकरण या प्रगामी तरंग का समीकरण क्या हो जाएगा? y1 बराबर क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए कि पहली तरंग का बिंदु P का विस्थापन y1 है, दूसरी तरंग का बिंदु P का विस्थापन y2 है, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा? A1 sin ओमेगा t माइनस kx, और y2 बराबर क्या होगा? x दूरी है और ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, A2 sin क्या हो जाएगा? ओमेगा t माइनस k ब्रैकेट में क्या है? x प्लस डेल्टा। इस समझ में आप लोगों को आ गया? इसको संबंध नंबर 1 कहेंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, y2 बराबर क्या हो जाएगा? A2 sin ओमेगा t माइनस kx माइनस k इंटू डेल्टा, या y2 बराबर A2 sin ओमेगा t माइनस kx, और इसको हम लिख सकते हैं फाई, जहां फाई बराबर क्या है? फाई की परिभाषा जानते होंगे, कलांतर। इसको कलांतर समझिएगा, डेल्टा फाई नहीं लिखते, फाई लिखते क्या होता है? k इंटू डेल्टा। k की वैल्यू जानते होंगे 2π/λ,
इंटू डी हो जाएगा। शीतलांतर और पक्षांतर में संबंध होता है तो डेल्टा फाई लेने के केवल फाई में लेंगे, जहाँ फाई क्या है बिंदु P पर मिलने वाली तरंगों के बीच कलांतर है। ये आपका संबंध होगा, यानी बिंदु P पर जो तरंगें चल मिल रही हैं वहाँ पहले तरंग का बिंदु का विस्थापन y1 था, y1 का समीकरण ये विस्थापन समीकरण, अब बिंदु P पर मिलने वाली जो दूसरी तरंग थी उसका विस्थापन समीकरण ये। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विस्थापन क्या हो जाएगा, बिंदु P का परिणामी विस्थापन y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y। अब y1 का मान कर दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा t माइनस px और प्लस a2 साइन ओमेगा t माइनस px माइनस। ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से क्लियर हो गया, ध्यान समझिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है। अब देखिए यहाँ पर एक हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। एक फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी, दो कोणों के अंतर का साइन होता है। मैथ ग्रुप वाले बच्चे पढ़ते हैं पर बाय वाले नहीं पढ़ते, इसलिए इसको मैं बता दे रहा हूँ। ये होता है साइन कास माइनस कास साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। ये फार्मूला मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले वाले में लगाओगे साइन ओमेगा टी माइनस पी प्लस ए। यहाँ हमने इसको क्या मान लिया, ए, और इसको मान लिया बी। इसको मैंने मान लिया ए और उसको मान लिया हमने बी दूसरे वाले पर। ये आपका ए है और ये क्या है आपका बी। इतने को हमने ए मान लिया और इतने को बी। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला इस फार्मूले से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पी एक्स कास फाई माइनस उल्टा लिखिए जाएगा कास ओमेगा टी माइनस पी एक्स साइन। इसका समझ आ गया। अब इस a2 का अंदर गुणा करो तो y बराबर क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस पी एक्स प्लस गुणा करेंगे तो a2 साइन ओमेगा टी माइनस पी एक्स कास फाई और माइनस a2 कास ओमेगा टी माइनस पी एक्स साइन। या y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें ध्यान दीजिए कुछ कॉमन है, इस वाले पद में इस वाले पद में देखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा क्या, a1 प्लस a2 कास फाई कॉमन निकालेंगे। क्या हमने कॉमन निकाला, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का बचा ये। इसमें a2 साइन फाई को एक साथ कर दीजिए, a2 साइन फाई को एक साथ कर देंगे तो बचेगा कास ओमेगा टी माइनस के। ना क्लियर हो गया। अब आगे हमने मान लिया a1 प्लस a2 कास फाई बराबर कैपिटल ए कास थीटा। हमने मान लिया a1 प्लस a2 कास फाई क्या है, कैपिटल ए कास थीटा। और a2 साइन फाई को मान लिया कैपिटल ए साइन थीटा। इसको संबंध नंबर 3 कह दीजिए और इसको संबंध नंबर 4। ये दो
दोनों मान ले जाके यहाँ पुट करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल A cos थीटा साइन ओमेगा t माइनस px और माइनस इसके अंदर क्या होगा कैपिटल A साइन थीटा cos ओमेगा t माइनस px। दोनों में कैपिटल A कॉमन है तो कैपिटल A कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, कैपिटल निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा ये बचेगा। तो पहले हम इसको लिख दे रहे हैं बाद में इसको लिख रहे हैं ताकि फार्मूले के रूप में कन्वर्ट हो जाए। ओमेगा टी माइनस px का यहाँ भी एक बाहर निकल जाएगा तो ये दोनों बचेगा, पहले इसी को लिख रहे हैं cos ओमेगा टी माइनस px। और देखिए ये फार्मूला बन जाएगा। अगर हम इसको a माने और इसको b माने तो लिखा है साइन a cos b माइनस cos a साइन, ये बात। तो इसको उल्टा लिखा हुआ साइन a cos b, cos a साइन b को उल्टा लिख सकते हैं साइन b माइनस b, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा t माइनस px माइनस b। ये संबंध नंबर 4 कितना समझ आ गया। अब आपका देखिए समीकरण नंबर 1 ध्यान से देखिए। समीकरण नंबर 1 है ये आपका था समीकरण नंबर 1 y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t माइनस px और समीकरण नंबर 2 था y2 बराबर a2 साइन ओमेगा t माइनस px माइनस y। और दोनों तरंगों के अध्यारोपण से जो परिणामी विस्थापन समीकरण निकला है y बराबर निकला है कैपिटल A साइन ओमेगा t माइनस px माइनस थीटा। ध्यान से देखिए तो ये जो लास्ट समीकरण आपको मिला था समीकरण नंबर 4 इसी के हम बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये समीकरण जो आपको मिला है सेम इसी तरीके से, यानी इसका ये मतलब हुआ कि दोनों तरंगों के अध्यारोपण से जो परिणामी विस्थापन होगा वो भी एक तरंग की भांति व्यवहार करेगा जिसका आयाम क्या होगा कैपिटल A। पहले तरंग का आयाम a1 था, विस्थापन y1 पर था। दूसरी तरंग का जो विस्थापन था आयाम a2 था, उसका विस्थापन क्या था y। तो दोनों तरंगी जिस बिंदु पर बिंदु P पर जहां मिल रही थी उनके अध्यारोपण से जो तरंग का परिणामी विस्थापन होगा उसका आयाम क्या होगा कैपिटल A होगा। ठीक है, यानी ये परिणामी आयाम निकालने का तरीका है। यानी कि स्पष्ट है कि परिणामी विस्थापन एक ऐसे तरंग के कारण होगा जिसका आयाम कैपिटल A होगा। अब कैपिटल A का मान कैसे निकालते हैं, परिणामी आयाम कैसे निकालते हैं, तो इस परिणामी आपने जितना लिख लेंगे नीचे समीकरण से आगे लेकिन यह एक तरंग को व्यक्त करता है जिसका आयाम कैपिटल A है। अब कैपिटल A का मान निकालना कैसे, कैपिटल A का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 जो हमने माने थे इनका वर्ग करके जोड़ेंगे। समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ेंगे, यानी समीकरण 3 व 4 का क्या करना है वर्ग करके जोड़ देंगे। तो वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पहले वाले का था a1 × cos फाई, इसका वर्ग करेंगे लेफ्ट को लेफ्ट के साथ वर्ग करेंगे और a2 sin फाई इसका वर्ग बराबर क्या हो गया कैपिटल A cos थीटा का होल स्क्वायर और कैपिटल A sin थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा इसका वर्ग करिए, दो पदी है a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos। और इसका सिंगल पद है इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a2 स्क्वायर sin स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे कैपिटल A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कैपिटल A स्क्वायर sin स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा a1 स्क्वायर
इसको देखिए और इसको देखिए, a2 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो a2 स्क्वायर जब दोनों में कॉमन है तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर फाई है ना, cos स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर प्लस बाकी ये बचेगा 2a1 a2। इसमें देखिए क्या कॉमन है, कैपिटल ए का स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। अब cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है तो क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 हो जाएगा, a1 a2 cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा, तो कैपिटल ए बराबर क्या हो जाएगा, ये आपने निकाला आपका कैपिटल ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos, या कैपिटल ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos। ये परिणामी आयाम निकालने का परिणामी विस्थापन है, ये परिणामी आयाम निकालने का फॉर्मूला है, यानी पहली तरंग का आयाम a1 दूसरी तरंग का आयाम a2, दोनों के बीच कालांतर फाई, तो दोनों तरंगें जब मिलती हैं तो परिणामी आयाम निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, इतना आपको हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, विसंपोषी वेक्टर की शर्त नहीं आएगी, जो आयाम का ये फार्मूला कहीं पढ़े होंगे, वेक्टर में पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में वेक्टर में पढ़े होंगे, उसी से मिलता जुलता है। देखिए किसी तरंग की जो तीव्रता हम बात करते हैं, तीव्रता को आई लिखते हैं, किसी तरंग की जो तीव्रता आई होती है वो तरंग के आयाम के वर्ग के अंतर्वानुपाती होती है। अब किसी तरंग की जो तीव्रता होती है आई समानुपाती, उसकी आवृत्ति के वर्ग के अंतर्वानुपाती, यानी तीव्रता की जो परिभाषा होती है एकांक क्षेत्रफल पर, तरंग की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं, तीव्रता उसकी कहते हैं। तीव्रता जो होती है तरंग की, प्रगामी तरंग आपने पढ़ा होगा, तरंग की जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के अंतर्वानुपाती होती है और उसकी आवृत्ति के वर्ग के अंतर्वानुपाती होती है। पर इसी को हम ज्ञात करेंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, जहाँ के क्या है, समानुपाती नियतांक है। तो यदि मान लीजिए पहले तरंग की तीव्रता, यदि हम पहले तरंग की तीव्रता I1 कामा दूसरे तरंग की तीव्रता I2 तथा परिणामी तरंग की तीव्रता कैपिटल I हो, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, पहली तरंग का आयाम a1 था तो क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर, I2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर, और I बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल A स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर आपका 5 था। ठीक है, अब इसी मान को यहां रख रहे हैं, समीकरण 5 से देखिएगा, इसी मान को रख रहे हैं समीकरण 5 से, तो इस वाले को दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये आपका आएगा 2 सम्मिक के से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल के A स्क्वायर, कैपिटल के A1 स्क्वायर, कैपिटल के A2 स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल के A1 A2 cos। ध्यान से समझिए, तो इसको हम कैपिटल के A स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। अब कैपिटल के A1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, I1। ये कितना हो गया, I2। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2 के को लिख देते हैं अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के, एक अंडर रूट को
के को लिखा हमने क्या लिखा √k इंटू √k, तो √k a1 लिखा और √k a2 इंटू का समझ आ गया। यानी इसके √k इंटू √k लिखा तो √k a1 एक साथ लिखा, √k a2 एक साथ लिखा। देखिए मैंने बताया है कि I1 जो है I1 कितना है कि a1 स्क्वायर, दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल लेंगे तो √I1 इक्वल टू हो जाएगा k का वर्गमूल लेंगे तो √k a1 स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो यानी √I1 इक्वल टू क्या होगा √k a1। इसी तरह से √I2 इक्वल टू हो जाएगा √k a2। तो दोनों मानों को रख देंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 और √I2 का स्क्वायर। ये परिणामी तीव्रता निकालने का फॉर्मूला है। यानी अगर दोनों तरंगों के आयाम आवृत्ति तीव्रताएं, पहले तरंग की तीव्रता I1 दूसरे तरंग की तीव्रता I2 हो और उनके बीच स्थलांतर I हो, तो जिस बिंदु पर मिलेंगे उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालने का फॉर्मूला, ये परिणामी तीव्रता निकालने का फॉर्मूला है, ये परिणामी आयाम निकालने का फॉर्मूला है। समीकरण नंबर 7। तो ये तो था परिणामी तीव्रता अध्यारोपण, जो तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी आयाम, अब परिणामी तीव्रता निकालने का फॉर्मूला है। अब इसमें समकोषी कब होगा कब विनाशी होगा तो इसके बारे में चर्चा हम आपकी कल करेंगे। तो आगे की चर्चा कल करेंगे।